नमस्कार, रिस्पेक्टेड डायरेक्टर यूजीसी एचआरडीसी एंड डियर फ्रेंड्स। मेरा टीचिंग का जो प्रेजेंटेशन है उसका टॉपिक मैंने जो चुना है वो है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जो 21 अप्रैल 1526 को हुआ, इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, या यूँ कहें कि एक युगांतरकारी घटना है कि शायद अगर ये पानीपत का प्रथम युद्ध ना हुआ होता तो ना भारत में ताजमहल होता, ना भारत में लाल किला होता, और यूँ कहें कि औरंगजेब नहीं होते जिन्होंने अंग्रेज़ों को भारत में व्यापार करने की परमिशन दे दी थी। तो हमारा इतिहास, हम शायद परतंत्र नहीं होते, और जिस स्वरूप में आज हम इंडिया को देख रहे हैं वो उस स्वरूप में शायद नहीं होती। इस वजह से मुझे ये लगता है कि ये जो घटना है बहुत महत्वपूर्ण घटना है। आज इसी पे चर्चा करते हैं। बाबर जो फ़रगाना का रहने वाला था और 13 वर्ष की अवस्था में ही शासक बन गया था, परंतु फ़रगाना और समरकंद के बीच में जो उज़्बेकिस्तान के क्षेत्र हैं, दोनों में एक उठापटक चलती रहती थी। बाबर जब फ़रगाना पहुंचता था तो समरकंद उसके हाथ से निकल जाता था, और जब समरकंद पहुंचता था तो फ़रगाना उसके हाथ से निकल जाता था। लगभग ऐसे ही 20 ईयर्स उसने वहाँ अपने खर्च करे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। उसको बाद में कुछ स्थायित्व चाहिए था, इसलिए फिर उसने बाद में काबुल पर कब्जा किया। 1504 में पहली बार उसने काबुल पर कब्जा किया। फिर काबुल पर कब्जा करने के पश्चात उसकी जो महत्वाकांक्षाएं थीं वो बढ़ने लगी। उसके मस्तिष्क में ये आने लगा कि मैं भारत की तरफ भी रुख कर सकता हूँ, और उसको ये मौका प्राप्त हो गया। दिल्ली सल्तनत के उस समय दिल्ली सल्तनत पर इब्राहिम लोदी का शासन था, लोदी वंश का शासन था, और सिकंदर लोदी जो इब्राहिम लोदी का विरोधी था, यहाँ यद्यपि उसका रिश्तेदार था, परंतु वो ये चाह रहा था कि कैसे भी करके गद्दी उसको प्राप्त हो जाए। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सिकंदर लोदी ने अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ बाबर को भारत पर आने का आमंत्रण दिया। बाबर तो इस तरह की अवसर की तलाश में ही था, और उसने उस अवसर का पूरा फ़ायदा उठाया और भारत की तरफ कूच कर दिया। पहले उसने लाहौर पर कब्जा किया। लाहौर पर कब्जा करने से ये था, लगभग पूरा संपूर्ण पंजाब जो है वो लाहौर पर कब्जा करने से उसके हाथ में आ गया। हालांकि बाबर ने लगभग 5 बार ये प्रयास किए हैं भारत पर आने के, भारत पर आक्रमण किए, और उसके बाद उसको जो सफलता है वो 1526 में मिली। 1524 में उसने लाहौर पर कब्जा कर लिया था। 1525 में उसने लाहौर से दिल्ली की तरफ कूच किया। पेशावर से पूरब की तरफ बहने वाले हारून नदी को उसने पार किया, और फिर उसके बाद लगभग 28 दिन का सफ़र तय करने के बाद वो सिंधु नदी तक पहुंच गया। सिंधु नदी तक पहुंचने के बाद वहाँ पे उसने अपनी सेना का एनालिसिस किया, तो खुद वो बाबरनामा में लिखता है कि उसने लगभग 12,000 अच्छे और बुरे सैनिक उसके पास थे, जो गिनती में थे, और कुछ लोग भी उसके साथ थे। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि 12 से 15,000 सैनिक उसके पास थे। लेकिन अगर हम इब्राहिम लोदी की सेना को देखें तो एक विशाल सेना थी। प्रॉब्लम कहाँ हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि बाबर की इतनी सेना अधिक ना होने के बाद भी बाबर कैसे विजयी हुआ, उसके पीछे कुछ कारण थे, जो बाबर की युद्ध करने की टेक्निक, या फिर क्योंकि बाबर के सैनिक लगातार युद्ध करने के अभ्यस्त थे, और भारत में इस तरह के अफ़गानों के साथ ऐसा कुछ नहीं था। अफ़गान सैनिक उतने ज़्यादा पारंगत नहीं थे। दूसरा, अफ़गानों ने बहुत सारे आसपास के क्षेत्रों से मिला के अपनी सेना को निर्मित किया था, जिसकी वजह से अगर ये कहें कि सबको एक साथ से एक जैसी ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। तो कुछ इतिहासकार ऐसे कहते हैं कि वो इब्राहिम लोदी की जो सेना थी वो कोई आर्मी नहीं थी, वो एक मेला जैसा था, एक रेला होता है जो चला आ रहा है और बुरी तरह से आगे बढ़ रहा है। जबकि जबकि बाबर ने अपनी सेना को बहुत अच्छे से, मतलब एक कहते हैं ना जैसे बिसात बिछा के, उस तरह से उसने बिछाई थी। इसके पीछे भी कारण थे, जो उसने किस तरह से युद्ध की स्ट्रैटेजी तय करी, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। उसने क्या किया कि जैसे ही उसने नदी को पार किया, क्योंकि हम पानीपत जो हरियाणा में स्थित है, वो दिल्ली से सिर्फ 90 किलोमीटर्स की दूरी पे है। वहाँ पे पहुँचने पर, पानीपत के पास पहुँचने पर, बाबर ने एक नदी के पास
नदी थी, नदी के अलोंग उसने एक तरफ उसको क्या मिल गया, पानीपत के पूरी बाउंड्री मिल गई शहर की, दूसरी साइड उसको नदी मिल गई। नदी और शहर के बीच का जो ग्राउंड था वो पानीपत का ग्राउंड था। उसमें उसने क्या किया, उस नदी के अलोंग एक उसने खाई खोद दी। एक खाई, इतनी गहरी खाई, 25 से 30 मीटर की खाई थी। और उससे पहले वो जिस गांव में रुका था वहाँ पे जाके उसने क्या किया कि बहुत सारी बैलगाड़ियाँ खरीद ली। बैलगाड़ियाँ खरीदना उसकी युद्ध की एक स्ट्रैटेजी का ही हिस्सा था, और उन बैलगाड़ियों को इकट्ठा करके उसने अपने पास रख लिया। बाद में उसने जो 7 फीट गहरी, मतलब 7 किलोमीटर लंबी जो खाई खोदी थी, उस खाई को पत्तियों से और बिना पत्थर, छोटे मोटे पेड़ों से ऐसे ढक दिया कि किसी को एहसास ना हो कि यहाँ पर खाई है। उसके पीछे उसने अपनी सेना को लगाया था। और बैलगाड़ियों की जो उसने जो बैलगाड़ियाँ करीब, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 700 से 1200 बैलगाड़ियाँ थी, सॉरी, उनको उसने इकट्ठा लगा दिया। और उनके बीच में बैलगाड़ियों को जोड़ने के लिए उसने चमड़े का प्रयोग किया, बीच में लेदर के स्ट्रिंग बना दिए, उससे उनको जोड़ दिया। साथ ही फिर पीछे की तरफ जहाँ पे जुड़े हुए थे वहीं पे पीछे सैनिकों को खड़ा किया, और जो करीब 7 से 8 फीट की दूरी पर थे। और उसके बाद फिर और बैक में हम देख रहे हैं तो 10 से 12 फीट की दूरी पर उसने अपने बंदूक चलाने वालों को, तोप चलाने वालों को, और बंदूक जो उनके बीच में हिस्सा आ रहा था उन्हीं के बीच में तोपों को लगा दिया बैलगाड़ियों के पीछे। इसके बाद उसने अपनी पूरी सेना को विंग्स में बांट के लगाया, जैसे कि लेफ़्ट साइड, राइट साइड और सेंट्रल में खुद था। और ऐसे ही उसने बैक में भी किया, लेफ़्ट और राइट साइड पे अपनी स्ट्रॉन्ग जो उसके सैनिक और सेनापति थे उनको लगाया। इस प्रकार से ये देख रहे हैं कि एक तरफ उसने जो तुलगमा नीति है, युद्ध की नीति, उसको अपनाया। और भारत के सैनिक जिन्होंने कभी भी तोप को नहीं देखा, वो अपने छोटे जो हथियार थे, जो पास ही जाके वार कर सकते थे, जैसे कि तलवार हो गई, तीर कमान हो गया, उनके साथ आगे बढ़ रहे थे। और उनकी सेना में हाथी घोड़े सब थे। बाबर ने टाइम दिया, बाबर ने इंतज़ार किया कि इब्राहिम लोदी आके उनके ऊपर हमला करे। और यही हुआ। इब्राहिम लोदी पूरी ताकत के साथ बाबर को हराने के लिए आगे बढ़ रहा था, क्योंकि उसे विश्वास था कि हम इतनी बड़ी सेना के साथ बाबर को भारत से भगाने में कामयाब हो जाएंगे। परंतु हुआ ऐसा नहीं। बाबर ने टाइम दिया और उनको पास से आके घेरा, पास आने दिया। जबकि सैनिक बार बार ये कह रहे थे कि लगातार इब्राहिम लोदी हमारे पास पहुंच रहा है, तो बाबर ने इस चीज़ को अच्छे से सुना और उसके बाद मनन किया। उसने मौका दिया इब्राहिम लोदी को अपने पास तक आने का। जैसे ही वो लोग वहाँ तक पहुँचे हैं, उनके हाथी घोड़े खाइयों में गिरने लगे। वहाँ पे पहले से औजार लगाए हुए थे जो उनके शरीर में चुभने लगे, और वो थोड़ा सा संभल भी नहीं पा रहे थे, तब तक पीछे के लोग आगे बढ़ रहे थे। तभी उनके ऊपर तोपों से हमला प्रारंभ हो गया। ऐसी स्थिति में ये हुआ कि जो हाथी घोड़े थे वो बिदकने लगे और अपनी ही सेना के ऊपर उनको कुचलने लगे, बहुत बुरी तरह से। एकदम से ऐसा माहौल था। 10 किलोमीटर में लगभग 3 किलोमीटर एरिया में लगभग 50,000 सैनिक आपस में भिड़ रहे थे। इतना भयानक मंजर था। और अप्रैल की इतनी तेज़ धूप, गर्मी, उसमें सब आपस में ऐसे भिड़ रहे थे। परिणाम ये हुआ कि जैसे ही इब्राहिम लोदी आगे बढ़ा, बाबर ने अपने सैनिकों से यही कहा कि उसको आगे आने दो, मेरे पास तक आने दो। इब्राहिम लोदी ने शायद थोड़ी सी गलती कर दी। वो सिर्फ 5,000 सैनिकों के साथ लगातार आगे बढ़ रहा था। उसके सहायकों ने उससे कहा भी कि आप वापस चले जाइए, बाकी अगर आप जिंदा रहेंगे तो हम लोग फिर से बाबर को हरा देंगे। लेकिन इब्राहिम लोदी ने ये कहा कि जो रूह होती हैं, जो शुद्ध रूह होती हैं, वो कभी भी, जो सुर्ख रूहें होती हैं, वो कभी पीली नहीं होती, वो कभी मैदान में, वो कभी नीली नहीं होती, वो कभी भी पीठ दिखाकर वापस नहीं जाती। और इस प्रकार से इब्राहिम लोदी आगे बढ़ता गया। परिणाम ये हुआ कि थोड़ी ही देर में उसका शव रक्त रंजित और धूल से भरा हुआ पड़ा था। ये खबर बाबर तक पहुंची। बाबर ने जैसे ही ये खबर सुनी तो बाबर खुद गया उस स्थान पर। वहाँ पर उनका मुकुट पड़ा हुआ था और जो छत्र होता है वो भी पड़ा हुआ था। लेकिन बाबर ने उसकी डेड बॉडी को उठा के कहा कि मैं एक वीर को सलाम करता हूँ।
लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो सब हम लोग जान रहे हैं कि इतिहास है। अफ़गान सेना बुरी तरह पीछे भागने लगी, लेकिन पीछे भागने का कोई मौका ही नहीं था, क्योंकि बाबर ने इस तरह से अपनी सेना को तैयार किया था कि वो लोग पीछे से जाके भी अफ़गान सेना को घेर रहे थे। और घेरने के बाद भी जब वो लोग भागने लगे दिल्ली की तरफ तक भी उनका पीछा किया गया। बाबरनामा में बाबर खुद लिखता है कि उसने वहाँ पे 30 से 35 फीट ऊंचा सिरों का एक पहाड़ बना दिया। वो सिर कटे हुए सिरों का एक पहाड़ बना दिया, जिस तरह की मुगलों की नीति थी। थोड़ा सा और दिल्ली तक पहुँचने में जगह जगह पे इसी को पुनरावृत्ति की गई। इतिहास में जो कुछ भी देखने को मिला, जिससे सब लोग दहशत उत्पन्न हो गई और बाबर को एक शासक के रूप में शायद भारत ने स्वीकार कर लिया। धन्यवाद।